Hello friends, this is Advocate Happy Sharma here and I welcome you all on behalf of Happy Study Point. आज हम हमारे कारवा को आगे बढ़ाएंगे जिसमें हम रिसर्च मैथडोलॉजी पढ़ रहे थे और रिसर्च मैथडोलॉजी पैट और नेट और इसी प्रकार से अनदर कई एग्ज़ाम्स में जैसे कि यूनिवर्सिटी के सिलेबस में भी होता है एग्ज़ाम्स में और भी कई एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ पे रिसर्च मैथडोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। तो इसके कुछ टॉपिक्स के बारे में हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। आज हम इसके बाकी के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कंटिन्यू पढ़ेंगे। उसमें देखेंगे कि किस तरीके से रिसर्च मैथडोलॉजी को एक प्रॉपर वे में सुसज्जित किया है। तो हमारा जो आज पहला टॉपिक रहेगा वो होगा व्हाट इज हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होती है? हाइपोथेसिस एक नॉर्मल वे में अगर हम समझें तो ये सिर्फ वो है जो हम पहले से प्रिजम्पशन करके चलते हैं। यानी हम स्टार्टिंग में जब भी कोई रिसर्च करते हैं तो कुछ रिजल्ट्स को अपने दिमाग में सोचते हैं, यानी टेंटेटिव रिजल्ट्स जो होते हैं जो कि लास्ट में या तो प्रूव हो जाते हैं या रिजेक्ट हो जाते हैं। तो हाइपोथेसिस क्या है? जो स्टार्टिंग में हम प्रिजम्पशन लेके चल रहे हैं अबाउट द रिजल्ट ऑफ द रिसर्च, तो वही हाइपोथेसिस होती है। इसको एक बार पढ़ें तो इसमें लिखा है A hypothesis is a proposed explanation or prediction regarding a phenomenon or a set of observation that can be or tested through the एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन। यानी कोई भी ऐसी जो हाइपोथेसिस अपन लेके चलते हैं उनको एक्सपेरिमेंट के थ्रू या फिर ऑब्जर्वेशन के थ्रू क्या किया जाता है? टेस्ट किया जाता है। इसके बाद इट इज़ अ टेंटेटिव अजम्पशन, जो अभी मैंने बताया ये क्या होता है? एक टेंटेटिव अजम्पशन होता है। अजम्पशन का मतलब क्या होता है? जो हम पहले से प्रिडिक्ट करके चलते हैं, कहीं ना कहीं सोच के चलते हैं, प्रिज्यूम करके चलते हैं जो पॉसिबल रिजल्ट्स हैं। बाकी लॉजिकल और एम्पिरिकल consequences, hypotheses are typically formulated as a statement that suggests a relationship between variables or a cause and effect relationship। यानी हाइपोथेसिस वही है जो हमने, अगर इसको स्टार्टिंग से जो हमने पढ़ा था इस रिसर्च मेथोडोलॉजी में उनसे अगर कनेक्ट करके देखें तो सिंपल ये क्या बताएगा? लास्ट में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करेगा। हमने रिसर्च की जो डेफिनेशन देखी थी उसमें ऑब्जर्व किया था हमने इसके ऑब्जेक्टिव्स में कि ये क्या बताते हैं? जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में, फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस के बीच में, उनके बीच में, फैक्ट्स के बीच में क्या बताते हैं? रिलेशनशिप बताती है। जो रिसर्च लास्ट में क्या बताती है? रिलेशनशिप बताती है। तो वही हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस जब फाइनल रिजल्ट या फाइनल आउटकम जो निकल के आता है तो लास्ट में क्या एस्टैब्लिश करता है? एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है। वेरिएबल्स का क्या मतलब होता है? जो चेंज होती है उन चीज़ों के बीच में। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट अपना व्हाट इज डेटा। डेटा क्या होता है? डेटा कुछ भी हो सकता है, कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, कोई भी रॉ फैक्ट्स हो सकते हैं, वो डेटा होते हैं। डेटा यानी कोई भी फैक्ट्स, ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट दैट आर कलेक्टेड, रिकॉर्डेड और रिप्रेजेंटेड फॉर एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन और रेफरेंस। यानी कोई भी रॉ फैक्ट्स हो सकते हैं, कोई भी मेजरमेंट हो सकती है, कोई भी ऑब्जर्वेशंस हो सकती हैं जो कि किसके लिए? एनालिसिस के लिए दिया जा सकता है और उसको इंटरप्रिटेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है और रेफरेंस के लिए यूज़ किया जा सकता है। यानी AIR, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन और रेफरेंस। AIR, इसको ऐसे 3 वर्ड्स को ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद आता है सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको क्या कहते हैं? डेटा कैन बी एनी स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट और मीनिंग। यानी कोई भी स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट है, किसी चीज़ के संदर्भ में कोई बात कही जाती है तो वो चीज़ भी एक डेटा कहलाती है। इसके अलावा डेटा कैन कम इन वेरियस फॉर्म्स इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल, टेक्सचुअल, ग्राफिकल, मल्टीमीडिया फॉर्मेट्स। यानी ये अलग अलग फॉर्मेट्स में डेटा हो सकता है। कैसे कैसे हो सकता है? टेक्स्ट यानी कोई भी लिखित जो चीज़ होती है, कुछ भी लिखा हुआ है, वो न्यूमेरिक फॉर्म में भी हो सकता है, नंबर्स 1 2 3 4 लाइक दैट। अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म जो अपना ABCD या फिर हिंदी के क ख ग घ। उसके अलावा क्या हो सकता है? कोई भी इमेज में भी हो सकता है, रिकॉर्डिंग, ऑडियो, वीडियो, कुछ भी हो सकता है। तो किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन हो सकती है, वो क्या होती है? डेटा होती है। ठीक है, इसके अलावा इट कैन बी जनरेटेड फ्रॉम diverse sources such as sensors, surveys, experiments, observations, document,
ट्रांजेक्शंस, सोशल मीडिया और वेब ट्रांजेक्शंस, यानी अलग अलग सोर्सेज से हम डेटा का फॉर्मेशन ले सकते हैं, कर सकते हैं। कैसे कैसे? सर्वे करके, यानी सर्वे करते हैं, डोर टू डोर जाके भी होता है, फ़ोन पे भी टेलीफोनिक सर्वे भी हो सकता है, डिफरेंट, वो आगे ही पढ़ेंगे हम कैसे कैसे होते हैं। तो सर्वे के थ्रू भी हो सकता है। एक्सपेरिमेंट्स, यानी कोई भी लैब में एक एक्सपेरिमेंट किया, या फिर एक्सटर्नल एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं, या फिर पर्सनल एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं। तो ये अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट की जो आउटकम होती है वो भी बहुत सारी हो सकती है। तो इन सब से हमको फाइनली क्या मिलता है? एक डेटा मिलता है, एक इंफॉर्मेशन रिसीव होती है जिसको हम कलेक्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देखेंगे अब डेटा का जो कुछ कैटेगराइज किया गया है कि डेटा कितने, इसकी कितनी कैटेगराइजेशन हो सकती है, इसका तो कोई अंदाजा है ही नहीं। बहुत तरीके से डेटा हो सकता है, लेकिन फिर भी इसको एक सिंपलेस्ट वे में कहीं ना कहीं हमने एक जगह इकट्ठा करने की, अगर कंसोलिडेट करने की कोशिश करें इसके टाइप्स को, तो वो इस तरीके से निकल के आते हैं। यानी ये क्वांटिटेटिव डेटा भी हो सकता है, ये क्वालिटेटिव डेटा भी हो सकता है, ये स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, डिस्क्रीट भी हो सकता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कि एक डेटा की जो फॉर्मेलिटी, यानी एक डेटा किस तरीके से फॉर्म हो सकता है, यानी उसके कितने कितनी कैटेगरी में हो सकता है। कोई स्कैटर्ड डेटा है, फैला हुआ है इधर उधर, उसको हम एक जगह इकट्ठा करते हैं, कंसोलिडेट करते हैं, तो उसको एक सीक्वेंस में सेट करते हैं। तो वो क्या मतलब है? उसका एक स्ट्रक्चर्ड वे में होता है। और जब तक वो अनस्ट्रक्चर्ड था, यानी वो जब फैला हुआ था, स्कैटर्ड डेटा था, तो वो क्या था? अनस्ट्रक्चर्ड था। इसके अलावा कंटिन्यूस डेटा भी एक होता है। अब क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, ये वर्ड ही अपने आप में बताते हैं। क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी से रिलेटेड, क्वांटिटेटिव मतलब अमाउंट, कितना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा काइंड्स ऑफ डेटा। अब जो डेटा है उसको कैटेगराइज तो हमने अलग अलग तरीके से किया, जो पॉसिबल फॉर्म्स हैं एक तरीके से, लेकिन इसके काइंड्स दो तरीके के डेटा होते हैं। कौन सा? एक प्राइमरी डेटा होता है, एक सेकेंडरी डेटा होता है। अब प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, ये दोनों अपने आप में खुद ही अपने शब्द के रूप, मतलब अब ये जो वर्ड्स हैं यही अपनी मीनिंग को कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करते हैं। कैसे करते हैं? प्राइमरी डेटा क्या होता है? प्राइमरी डेटा वो होता है जो फर्स्ट हैंड होता है। और सेकेंडरी डेटा क्या होता है? सेकेंडरी डेटा सिंपली किसी और के द्वारा कलेक्टेड डेटा होता है, उसको जब हम रेफर करते हैं तो वही सेकेंडरी डेटा होता है। तो इसको फर्दर कुछ इसमें अपन पढ़ें तो इसमें देखें कि प्राइमरी डेटा रेफर्स टू ओरिजिनल डेटा दैट इज कलेक्टेड फर्स्ट हैंड बाय द रिसर्चर फॉर अ स्पेसिफिक रिसर्च पर्पस। अभी अपन ने यही देखा। इट इज गैदर्ड थ्रू डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, सर्वेज, इंटरव्यूज, एक्सपेरिमेंट्स और अदर। यानी डायरेक्ट सर्वे करके एक व्यक्ति जब डेटा का कलेक्ट करता है, या फिर सर्वे करता है, डायरेक्टली खुद जाकर सर्वे करता है, इंटरव्यू लेता है तो डायरेक्ट खुद जाके इंटरव्यू लेता है, तो वो जो डेटा का कलेक्शन है वो कौन सा होता है? फर्स्ट हैंड डेटा होता है, जिसको हम प्राइमरी डेटा कहते हैं। उसके जस्ट अपोजिट अगर वही इंटरव्यू जैसे मैंने लिया और आपने उस डेटा पे रिसर्च की, या फिर मैंने कोई भी जर्नल लिखा, या फिर कोई भी आर्टिकल पब्लिश करवाया, तो मेरे आर्टिकल को आप रेफर कर रहे हैं। तो इस तरीके के किसी दूसरे के द्वारा कलेक्टेड डेटा को आप यूज करते हैं, तो वो सेकेंडरी डेटा होता है। सेकेंडरी डेटा रेफर्स टू डेटा दैट हैज बीन कलेक्टेड बाय समवन एल्स फॉर पर्पस अदर देन द करंट रिसर्च प्रोजेक्ट। यानी मैंने जब कोई भी डेटा कलेक्ट किया था तो वो आपके रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए थोड़ी ना कलेक्ट किया था, तो मैंने किसी और पर्पस से किया, आपने उसको रेफर किया, तो कहीं ना कहीं वो कौन सा डेटा है? सेकेंडरी डेटा है। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग सोर्सेज, यानी ऑलरेडी जो एग्जिस्ट करते हैं उन सोर्स से ऑब्टेन किया जाता है, सच एज पब्लिश रिसर्च स्टडीज, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, कंपनी रिकॉर्ड्स, डेटाबेसेस एंड आर्काइवल मटेरियल्स। यानी कोई भी स्पोर्ट्स रिलेटेड, गवर्नमेंट रिलेटेड या पब्लिश ऑलरेडी बहुत सारे जो डेटा किसी और ने कहीं ना कहीं से पब्लिश कर रखे हैं, उन्हीं को आप रेफर करोगे तो वो सेकेंडरी है। तो सिंपल दोनों में जब डिस्टिंग्विश करेंगे तो अपन को एक पॉइंट पकड़ना है कि ये फर्स्ट हैंड है या फिर किसी और के द्वारा कलेक्टेड डेटा को अपन ने रेफर किया है। जब खुद का है तो प्राइमरी है, किसी और का है सेकेंडरी। ठीक है, सेकेंडरी डेटा में हैव बीन कलेक्टेड फॉर रीजन अनरिलेटेड टू द रिसर्चर्स करंट स्टडी। हो सकता है कि मैंने कोई भी डेटा इकट्ठा किया तो वो मेरे रिसर्च प्रोजेक्ट की वजह से किया, जो मेरा रिसर्च में जो भी मैंने मेरी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके मैंने रिसर्च शुरू की थी उसके अकॉर्डिंग मैंने डेटा इकट्ठा किया। अब हो सकता है उसमें से कोई इन्फॉर्मेशन आपके काम की है, आप उसको रेफर करते हो, साइट करते हो, तो आपके लिए क्या कहलाएगा? सेकेंडरी डेटा कहलाएगा। वही बात इसमें फर्दर समझाई गई है। इसमें एग्जाम्पल्स दिए हैं कुछ, और जैसे जर्नल्स हो गए, मार्केट रिसर्च वगैरह हो गया। इसमें एग्जांपल्स है प्राइमरी डेटा का, जैसे
कि डायरेक्ट आपने इंटरव्यू लिया, डायरेक्ट आपने गैदरिंग की किसी भी डेटा की, इंटरव्यू हो गया, आपका जो भी एक्सपेरिमेंट्स हो गए, जो भी आपकी जो भी जैसे ऑब्जर्वेशंस हो गई, ट्रांसक्रिप्ट्स हो गई, ये सारा का सारा आपका खुद का होता है। और प्राइमरी डेटा, जो प्राइमरी डेटा होता है वो स्पेसिफिक टू द रिसर्च कॉन्टेक्स्ट। हाँ, इसमें एक जस्ट पॉइंट अभी अपन ने देखा कि जो सेकेंडरी डेटा होता है वो डायरेक्टली टू द जो भी आपका रिसर्च मेथड और रिसर्च सब्जेक्ट है उस पर डिपेंड, उसके लिए नहीं होता, उसको रेफर नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि किसी और का डेटा था, उसने अपनी स्टडी के लिए किया। जबकि ये स्पेसिफिकली जो व्यक्ति है, जो रिसर्चर है, उसी के डेटा वो डेटा उसी रिसर्च के लिए होता है, यानी उसी कॉन्टेक्स्ट के लिए होता है, उसी स्टडी के लिए होता है। ये इसमें दो मेन डिफरेंस है। अब आता है मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड टूल्स फॉर कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी जो मेथड्स हैं इन्वेस्टिगेशन के और टूल्स फॉर कलेक्शन ऑफ डेटा। अब इसमें जो दो तरीके के डेटा हैं, कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड इसमें अलग अलग मेथड्स का यूज है। यानी दो अपन ने पढ़े, वो है एक प्राइमरी, एक है सेकेंडरी। तो प्राइमरी में अगर अपन जाएं तो इसमें होता है सर्वे डेटा, यानी स्टार्टिंग में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो प्राइमरी होता है उसमें सर्वे हो सकता है, इंटरव्यू हो सकता है, अब वो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, ऑब्जर्वेशंस हो सकती हैं, एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं। तो वही चीज़ है इसमें प्राइमरी डेटा में। कौन सा? पहले तो इसको देखें, मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग टूल्स फॉर द डेटा कलेक्शन वेरी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द रिसर्च, द टाइप ऑफ डेटा रिक्वायर्ड एंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी। ये अकॉर्डिंग टू मतलब वेरी करता है कि आपको किस तरीके का डेटा चाहिए, तो उस अकॉर्डिंग इसकी है। तो प्राइमरी डेटा कौन सा है? सर्वे डेटा। सर्वे क्या होता है कि कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स, यानी आप जब सर्वे करते हैं, सर्वे का सिंपली कैसे कह सकते हैं अपन सर्वे, सर्वे का अर्थ अभी अपन लेटर स्टेज पे देखेंगे, लेकिन नॉर्मली सर्वे का मतलब ये हो सकता है कि बहुत सारी भीड़ जब अपन इकट्ठा करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें जाके सर्वे करते हैं किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड, कि भाई आपका क्या सोचना है, डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं उस पर, तो उस अकॉर्डिंग अपन एक सर्वे करवाते हैं, तो उसका एक टेंटेटिव रिजल्ट निकालते हैं। सर्वे डेटा हमेशा 100% प्रूफ नहीं होता। सर्वेज जैसे फॉर एग्जांपल सबसे बेहतरीन एग्जांपल अपना इलेक्शन में होता है कि सर्वे करवाते हैं कि कौन सी पार्टी जीतने वाली है, किसको कितनी सीटें मिलने वाली हैं। तो कहीं ना कहीं ये टेंटेटिव होता है, आसपास सिमिलर डेटा मिल सकता है, लेकिन 100% करेक्ट नहीं होता है। तो जो सर्वे डेटा होता है, सर्वेज कैन बी कंडक्टेड फेस टू फेस, ओवर द फोन, थ्रू द मेल। जब अभी जस्ट मैंने आपको बताया टेलीफोनिक भी हो सकता है, फेस टू फेस डायरेक्ट मिलकर भी आप कर सकते हो। तो इस तरीके के पॉइंट्स हैं। इसके अलावा एग्जांपल्स इंक्लूड डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन, ओपिनियन, प्रेफरेंसेस, एटीट्यूड एंड बिहेवियर्स, यानी आप सर्वे में इन सब चीज़ों का देखा जा सकता है। ऑब्जर्वेशनल डेटा जो सेकंड है इसमें है, ऑब्जर्वेशनल डेटा इज कलेक्टेड बाय डायरेक्टली ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग बिहेवियर्स, इवेंट्स और फिनोमेना, यानी आप किसी भी फिनोमेना को डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हैं, किसी भी इवेंट को डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हैं और उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, वही ऑब्जर्वेशनल डेटा होता है। आप बाहर गए, आपने कोई पर्टिकुलर घटनाक्रम देखा कैसे घट रहा है, उसको अपने डायरी में नोट कर लिया, ये जो डेटा आपने इकट्ठा किया, कलेक्ट किया, ये कौन सा है? ऑब्जर्वेशनल डेटा है। तो बिल्कुल सिंपल, एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकता है, इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो डायरेक्ट आप जैसे कुछ भी कहा कि आप बाहर गए, जाके आपने ऐसी चीज़ देखी, तो कौन सा डेटा आपने कलेक्ट किया, तो वो आपकी ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड था। ये कहीं ना कहीं ये जो शब्द है ना, ऑब्जर्वेशनल, सर्वे, ये अपने आप में खुद को एक्सप्लेन करते हैं। बहुत सिंपल है। इट कैन इन्वॉल्व नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन इन रियल वर्ल्ड सेटिंग और कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन इन अ लेबोरेटरी। जो ऑब्जर्वेशन हो सकती है ये रियल वर्ल्ड में भी हो सकती है, यानी बाहर की दुनिया जो होती है, अब बाहर जाओगे तो देखोगे जो घटनाक्रम चलते रहते हैं उनसे रिलेटेड। और ये कंट्रोल्ड भी हो सकता है। कंट्रोल्ड मतलब लैब के अंदर आपका जो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है, जिस तरीके से आप चाहें, जितना टेम्परेचर, जितना ह्यूमिडिटी, जो भी आप चाहते हैं, जिस तरीके से आप सेट करते हैं, कितना तापमान क्या है, ये सारी चीज़ें कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होती है। और जो रियल वर्ल्ड है उसका मतलब बाहर सब नेचुरल है, आपके हाथ में कुछ नहीं होता। तो ये एक तरीके से आपके कंट्रोल के विदाउट है। कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड वर्ड कहना ठीक नहीं होगा, इसके लिए रियल वर्ल्ड वर्ड यूज़ किया है। तो दोनों को अपन सिंपल इस तरीके से समझ सकते हैं कि कंट्रोल्ड में आप जैसे चाहते हैं वैसे रिसर्च अलग अलग तरीके से सेम ऑब्जेक्ट पे रिसर्च कर सकते हैं। रियल वर्ल्ड में आपके हाथ में कुछ नहीं होता, ऑटोमेटिक जो फिनोमेना होता है उसको आप ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स हैं कुछ। ट्रैकिंग कस्टमर बिहेवियर, जैसे आजकल आप देखते हैं कि आप किसी भी रेस्टोरेंट में या फिर कहीं भी जाते हैं तो वहाँ आपसे एक लास्ट में रिव्यू करवाया जाता है। एक आपके जो रिव्यूज़ पूछे जाते हैं वो उनको नोट करने होते हैं। तो वो क्यों करवाए जाते हैं कि जैसे बार बार आप उस जगह पे जाते हो, आप कौन सी चीज़ ऑर्डर कर रहे हो, आप किस तरीके से, क्या आपका स्वाद कैसा है,
आपको कैसा खाना पसंद है। तो ऐसे बहुत सारे लोग जब उनके पास डेटा इकट्ठा होता है तो उनको पता लगता है कि एक नॉर्मली कस्टमर का क्या बिहेवियर है। इसके अलावा आप बार बार शॉपिंग करने जा रहे हो तो आपकी किस फ्रिक्वेंसी से आप शॉपिंग करते हो, आप बार बार किस चीज़ को ज़्यादा खरीदते हो। तो इस तरीके का एक डेटा होता है। तो ये डेटा ऑब्जर्वेशनल डेटा होता है, आपको बार बार ऑब्जर्व किया जाता है। आपका जैसे आप रिलायंस फ्रेश में जाते हो या फिर इस तरीके की कोई भी जगह पे जाते हो, कोई डी मार्ट वगैरह है, एनीथिंग, तो उसमें एक कार्ड नॉर्मली आपको दिया जाता है। तो वो कार्ड में आप जब बार बार उसको स्वाइप करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं कुछ क्रेडिट पॉइंट्स दिए जाते हैं कि नेक्स्ट टाइम आप शॉपिंग करोगे तो कुछ आपको जो भी है थोड़ा बहुत कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं वो कार्ड सिर्फ ये नहीं देखता कि वो किस लिए है, वो डिस्काउंट क्यों दे रही है कंपनीज, वो कहीं ना कहीं आपके जो बिहेवियर है, आप किस तरीके से परचेज करते हैं, क्या आपकी परचेजिंग कैपेसिटी को भी कहीं ना कहीं वो आकलन करता है। तो बहुत अलग अलग चीज़ को, बिहेवियर को, आपका क्या बिहेवियर रहता है, आप ग्रॉसरी आइटम्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं या फिर कहीं और, तो उस अकॉर्डिंग धीरे धीरे वो आपको कहीं ना कहीं एनालिसिस उसका करता है और इकट्ठा करता है। इसके बाद चलते हैं एक्सपेरिमेंटल डेटा, जो एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होता है। तो एक्सपेरिमेंट डेटा इज गैदर्ड बाय conducting controlled experiments or test hypothesis, controlled experiments to test hypothesis and evaluate the effects of interventions or treatment। कंट्रोल्ड मैंने अभी बताया कैसा होता है, आपके अकॉर्डिंग होता है। उसके अलावा जो भी आपने हाइपोथेसिस, यानी हाइपोथेसिस का मतलब स्टार्टिंग में देखा, जो भी टेंटेटिव रिजल्ट्स आप सोच कर चलते हैं, जो अज्यूम करके चलते हैं, उसी को टेस्ट किया जाता है। यानी आप पूरी रिसर्च में क्या करते हैं कि जो भी आपकी आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम थी, उससे रिलेटेड जो भी आपकी एजम्पशंस थी, जो भी आपने हाइपोथेसिस ड्रॉ की थी, उसको ही कहीं ना कहीं अपन टेस्ट करते हैं कि रिजल्ट लास्ट में अफर्मेटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा। तो उसी चीज से रिलेटेड बात कर रहा है। रिसर्चर मैनिपुलेट्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड मेजर द रिजल्टिंग चेंजेस इन डिपेंडेंट वेरिएबल्स। एग्जाम्पल्स दिए गए हैं इसके कुछ, क्लिनिकल ट्रायल इन मेडिकल, जैसे कोरोना से रिलेटेड अभी जो अपनी वैक्सीन आई थी उसमें जो क्लिनिकल ट्रायल्स हुई थी वो सब चीज़ से हम इसको, और साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकते हैं कि कैसे कैसे आजकल न्यूज़पेपर में आते रहती है कि बच्चे किस तरीके से स्ट्रेस में आ रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, तो इनके क्या कारण हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो देखते हैं कि जैसे कि ऐसी चीज़ नॉर्मली आज अभी कुछ समय पहले ही एक स्टडी में देखा गया था कि भाई जब आउटडोर गेम्स खेलते हैं बच्चे, यानी क्या होता है कि जब स्टूडेंट स्टडी करता है बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहता है तो कहीं ना कहीं उनकी आंखें ज़्यादा ख़राब होती हैं। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति आउटडोर, यानी आउटडोर लाइट में, आउटडोर गेम्स ज़्यादा खेलता है तो वो कहीं ना कहीं उसकी आंखें कम खराब होती हैं कंपेरेटिवली टू दैट हु आर, जो कि सिर्फ इंडोर ही कोई ना कोई एक्टिविटी में, जो आर्टिफिशियल लाइट में है उनमें रहने वालों के कंपेयर में, जो नेचुरल लाइट में ज़्यादा एक्सपोजर में रहते हैं वो कहीं ना कहीं कम उनकी आंखें खराब होती हैं। ये भी एक एक्सपेरिमेंटल डेटा है। एक्सपेरिमेंट ये वैसे तो ऑब्जर्वेशनल है, पर एक्सपेरिमेंट कब हो जाएगा जब कहीं ना कहीं आप कंट्रोल्ड, जैसे आपने मतलब कुछ दिन तक ऑब्जर्व किया कि 20 बच्चों को तो आपने बाहर रेगुलर उनको खेलने दिया 2-2 घंटे। ये मेरे को कंट्री का नाम तो एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, आई थिंक ताइवान है। ताइवान में कुछ दिन के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया था कि उनका 49% कहीं ना कहीं जो एक प्रॉब्लम चल रही थी, ये मायोपिक जो प्रॉब्लम होती है ना अपनी आंखों से रिलेटेड, जो दूर का जब दिखना थोड़ा धुंधला धुंधलापन आता है, तो उस चीज़ से रिलेटेड हुई थी। तो उनकी जो 49% रेट थी ना, जिसमें बच्चों को ये प्रॉब्लम थी मेनली या फिर अनदर को, तो उन्होंने एक कंट्रोल्ड रिसर्च की। कंट्रोल्ड रिसर्च में उन्होंने क्या किया कि कुछ लोगों को तो उन्होंने बाहर रेगुलरली ऑब्जर्व किया और कुछ लोगों को उन्होंने अंदर रखा। तो जब उन्होंने देखा कि जो बाहर वाले थे उनकी आइज़ बेटर परफॉर्म इन द सेंस कि अच्छे से फंक्शन कर पा रही थी, और जो अंदर वाले बच्चे थे उनकी कहीं ना कहीं जो वीकनेस, उनका जो ये कॉर्निया होता है कहीं ना कहीं एनलार्ज होता जा रहा था। इस वजह से उनकी जो साइटनेस है, उसमें जो विजिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं घट रही थी, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन जनरेट हो रही थी। तो हमेशा आउटडोर जो गेम्स होते हैं वो बहुत आवश्यक होते हैं। आउटडोर गेम मतलब है कि बाहर जो खेल कूद होते हैं उनमें हमेशा रेगुलरली आप घंटे 2 घंटे प्रैक्टिस आप करनी चाहिए, यानी सेहत भी बहुत आवश्यक है। तो एक्सपेरिमेंट में आपने समझ लिया, कुछ लोगों को कुछ दिन तक बाहर देखा, फिर कुछ लोगों को अंदर देखा, तो वो कुछ लोगों पे जो एक्सपेरिमेंट करके देखा, फाइनल जो आउटकम आई वो होती है इसमें एक्सपेरिमेंटल डेटा में। इसके बाद आता है इंटरव्यू डेटा। इंटरव्यू डेटा सिंपल है, आप भी जानते हैं। इसमें क्या होता है इंटरव्यू डेटा में, इंटरव्यू में सिंपली एक किसी भी व्यक्ति का इंटरव्यू ले सकते हैं अपन, फेस टू फेस भी हो सकता है, टेलीफोनिक भी हो सकता है, या किसी भी मीडियम के माध्यम से या किसी भी चैनल से वो हो सकता है। ठीक है,
इसके अलावा डायरी और लॉग डेटा। डायरी और लॉग डेटा इन्वॉल्व्स आस्किंग पार्टिसिपेंट्स टू रिकॉर्ड देयर एक्टिविटीज, एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशंस ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। यानी आपका जो भी एक्सपीरियंस है वो डायरी में कहीं ना कहीं, अब जैसे डायरी लिखना, एक कई व्यक्तियों की आदत होती है डायरी लिखना, तो वो रेगुलरली डायरी लिखते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपना एक्सपीरियंस उसमें लिखा है। तो एक लॉन्ग टर्म अगर वो कोई भी डायरी लिख रहे हैं या फिर कोई भी ऐसी चीज़ की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो वो क्या है, एक वो भी एक स्पेशल डेटा है, उसको भी कैटेगराइज किया गया है, उसको क्या फॉर्म दी गई है, डायरी और लॉग डेटा। इसका एग्जांपल्स होते हैं टाइम यूज डायरीज, फूड डायरीज, मूड जनरल्स एंड स्लीप लॉग्स। आपका जो सोने का एक साइकिल है उसको कहीं ना कहीं आजकल स्मार्ट वॉचेस होती हैं काउंट करती हैं रेगुलरली, आप किस तरीके से, आपका सोने का क्या पैटर्न है, आपका खाने का क्या पैटर्न है, आपका पानी पीने का क्या पैटर्न है, आपका जो ऑक्सीजन लेवल है उसको भी कहीं ना कहीं मेजर करती हैं जो स्मार्ट वॉचेस होती हैं। ये एक एग्जाम्पल है कौन सा, डायरी और लॉग डेटा का। तो वो जो डेटा इकट्ठा कर रही है वो कौन सा है, डायरी और लॉग डेटा है। इसके बाद आता है सेंसर डेटा। सेंसर डेटा इज कलेक्टेड using sensors or electronic devices that measures physical parameters such as temperature, humidity, motion और biological signals। इसमें भी जैसे मैंने अभी बताया ऑक्सीजन लेवल आपका मीटर चेक करता है, आपकी वॉच चेक करती है, तो वो कौन सा है, सेंसर डेटा। यानी उसमें सेंसर लगे होते हैं, जो भी सेंसर्स के थ्रू जो भी डेटा कलेक्ट किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं कौन सा होता है, सेंसर डेटा होता है। कॉग्निटिव डेटा क्या होता है, कॉग्निटिव डेटा इन्वॉल्व्स मेजरिंग कॉग्निटिव प्रोसेसेस सच एज मेमोरी, अटेंशन। कॉग्निजेंस एक लॉ में शब्द होता है, कॉग्निजेंस का मतलब क्या होता है कि एप्लीकेशन ऑफ माइंड। यानी अगर वो लीगल सेंस में कोर्ट के संदर्भ में अगर उसको देखें तो कोर्ट कॉग्निजेंस लेता है, तो उसका अर्थ होता है कि जब कोर्ट अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करता है उस प्रॉब्लम किसी भी केस पे, तो उसको क्या बोलते हैं हम, कॉग्निजेंस लेना कहते हैं। तो कॉग्निजेंस और कॉग्निटिव, इसका सिंपल मीनिंग क्या है, एप्लीकेशन ऑफ माइंड। तो हमेशा याद रखो, कॉग्निजिबल मतलब जहां पे डायरेक्ट माइंड एप्लीकेबल हो सकता है। तो जो कॉग्निटिव होता है उसका मतलब जो भी माइंड से रिलेटेड चीजें हैं। अब देखिए इसको, रिसर्चर्स यूज साइकोलॉजिकल टेस्ट, असेसमेंट्स और टेक टू इवेल्युएट कॉग्निटिव एबिलिटीज और बिहेवियर्स। एग्जांपल्स इंक्लूड मेमोरी रिकॉल टास्क, यानी आप दिमाग में कितनी मेमोरी जो है आपकी आप रिकॉल कर सकते हो। आपको टास्क दिए जाते हैं, आपको कुछ भी पैराग्राफ को रीडिंग करने का बोला कि आप इसको रीड करो, और उसके बाद आपको टेस्ट किया कि आप कितना रिकॉल कर पा रहे हैं। उसके बाद रिएक्शन टाइम एक्सपेरिमेंट्स, यानी आपका जो भी रिएक्शन टाइमिंग होता है, जैसे कोई भी आपके सामने एक सिचुएशन रखी गई तो आपने तुरंत किस तरीके से उसको आंसर किया, तो सिंपल वही चीज़ है। एंड डिसीजन मेकिंग साइमल्टेन सिमुलेशंस, यानी जो भी आपकी डिसीजन मेकिंग है उससे रिलेटेड। इसका एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मेमोरी क्या नाम है, रिएक्शन टाइम एक्सपेरिमेंट्स। इसको कैसे करते हैं, जैसे आपको एक सिचुएशन दी गई तुरंत कि आप फॉर एग्जांपल कि आप कोई इंटरव्यू फेस कर रहे हैं, कोई भी जुडिशरी का आप इंटरव्यू फेस करते हैं, वहाँ पे जज आपको बोलता है कि आप एक फैमिली कोर्ट के आसपास हैं और वहाँ की एक सिचुएशन हमें बताइए जिसको देखकर आपको, कोई ऐसी सिचुएशन कि जिसको देखकर आपको बहुत ज़्यादा दुख हुआ हो। अब अचानक आपको वो तुरंत कहीं ना कहीं पॉइंट आउट करना पड़ेगा, तुरंत एक विद इन द सेकेंड्स आपको एक स्टोरी याद करनी पड़ेगी। तो आपकी मेमोरी कैसी है, तो अगर तुरंत याद आती है या समय लगता है, इस प्रकार के टास्क जो होते हैं ना, कहीं ना कहीं वो मेमोरी, अब इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चंस क्यों पूछे जाते हैं, वो यही देखते हैं कि आपकी जो मेमोरी रिकॉलिंग होती है वो कितनी फास्ट है। तो कहीं ना कहीं वो भी एक फॉर्म ऑफ डेटा है। सेकेंडरी डेटा, प्राइमरी डेटा का अभी अपन ने देखा, तो अब आता है सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा में दो तरीके से इसको बाइफरकेट किया है, इंटरनल सोर्स डेटा और एक्सटर्नल सोर्स डेटा। ये वर्ड जो होते हैं ना, ये कहीं ना कहीं अपना मीनिंग खुद ही बताते हैं। अब इंटरनल सोर्स डेटा क्या होता है, सेकेंडरी इंटरनल डेटा रेफर्स टू इंफॉर्मेशन दैट इज कलेक्टेड एंड स्टोर्ड विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसके अंदर जितनी भी नॉलेज है, उसके भीतरी जो ज्ञान है ना उसके अंदर का, उसके भीतरी जो इन्फॉर्मेशन है, वही क्या होता है, सेकेंडरी डेटा होता है। यानी कोई भी इंस्टीट्यूट है, कोई भी कंपनी है, उसके अंदर का जो अपन कहीं ना कहीं डेटा देखें तो वो है। और आगे देखो, फॉर पर्पज अदर देन द करंट रिसर्च और एनालिसिस प्रोजेक्ट दिस डेटा इज जनरेटेड एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस डे टू डे ऑपरेशन एंड एक्टिविटीज। जैसे अभी मैंने बताया कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदरूनी किस तरीके से उसमें जो भी उसकी एक्टिविटीज़ हैं, बस डिपेंड
इसमें एक चीज का हमेशा ध्यान रहे कि वो जो डेटा है वो आपकी रिसर्च सब्जेक्ट जो है ना, आपका जो भी सब्जेक्ट जिस पर आप रिसर्च कर रहे हैं उससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए। क्योंकि स्टार्टिंग में अपन ने जब बाइफरगेट किया था प्राइमरी और सेकेंडरी को, तो हमने ये बात उसी वक्त पढ़ी थी कि जो सेकेंडरी होता है उसका क्या सेंस है। सेकेंडरी का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं किसी और के द्वारा किसी टॉपिक पर रिसर्च की गई है तो उसके द्वारा कलेक्टेड डेटा, यानी किसी और चीज का डेटा। फर्स्ट सेकंड उसमें पॉइंट था कि वो रिलेटेड टू आपकी रिसर्च स्टडी नहीं होना चाहिए। तो आपका रिसर्च जो भी आपका रिसर्च का टॉपिक है वो कहीं ना कहीं अलग चीज है, और उसके अलावा जो भी आप इंफॉर्मेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अंदरूनी उसकी जो भी घटनाक्रम चल रहे हैं उसमें उससे रिलेटेड करते हैं तो वो इंटरनल होता है। एक्सटर्नल सोर्स क्या हो सकता है? सेकेंडरी एक्सटर्नल डेटा रेफर्स टू डेटा दैट इज कलेक्टेड बाय एक्सटर्नल सोर्सेज आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और रिसर्च प्रोजेक्ट फॉर पर्पज अनरिलेटेड टू द करंट स्टडी। इसमें ये जो पॉइंट है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अनरिलेटेड टू द करंट स्टडी। इसका क्या अर्थ है कि ये कहीं ना कहीं आपकी जो स्टडी है उससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि सेकेंडरी है, हमको सबको पता है ये बात। दिस टाइप ऑफ डेटा कैन बी वैल्यूएबल फॉर प्रोवाइडिंग कॉन्टेक्स्ट कंपैरिजन और वैलिडेशन इन रिसर्च स्टडीज। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है काइंड्स ऑफ सेकेंडरी इंटरनल डेटा। अब जो हमने इसके दो बाइफर्गेशंस किए थे उसमें पहला था सेकेंडरी इंटरनल डेटा, तो उसका जो है उसके भी कुछ काइंड्स हैं। कौन सा? फर्स्ट क्या है? सेल्स डेटा। सेकेंडरी क्या है? कस्टमर डेटा। तो सेल्स डेटा क्या होता है? इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सेल्स ट्रांजेक्शंस इंक्लूडिंग सेल्स वॉल्यूम्स, रेवेन्यू, प्रोडक्ट, सर्विस डिटेल्स, ये सब इसके कहीं ना कहीं एग्जांपल्स देखो। कस्टमर डेटा कौन सा होता है? डेटा अबाउट कस्टमर्स इंटरेक्शंस, प्रेफरेंसेस, बिहेवियर्स एंड प्रोफाइल्स, कि एज ए कस्टमर आप कहीं भी जाते हो तो क्या प्रेफर करते हो, क्या चीज़ लेना प्रेफर करते हो, आपका बिहेवियर कैसा होता है, इस चीज़ से रिलेटेड जो भी डेटा है ये सारा। यानी इसके काइंड्स कौन से होते हैं? सेल्स डेटा हो सकता है, कस्टमर डेटा हो सकता है, इसके अलावा फाइनेंशियल डेटा हो सकता है, इन्वेंट्री डेटा हो सकता है, एम्प्लॉय डेटा हो सकता है, ऑपरेशनल डेटा हो सकता है, मार्केटिंग डेटा हो सकता है, सीआरएम यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट डेटा हो सकता है। इसमें क्या है? डेटा स्टोर्ड इन सीआरएम सिस्टम विच ट्रैक इंटरेक्शंस एंड रिलेशनशिप विद कस्टमर्स एंड प्रोस्पेक्ट्स। सीआरएम डेटा में इंक्लूड कस्टमर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन हिस्ट्री, सेल्स अपॉर्चुनिटीज, लीड जनरेशन एक्टिविटीज एंड कस्टमर सपोर्ट टिकट्स। इसमें वही चीज़ हैं जो अभी स्टार्टिंग में हमने देखा था कि जैसे आप कहीं भी जाते हो तो उसमें एक कार्ड आपको दिया गया, कार्ड में कहीं ना कहीं आपको वही बिहेवियर, वो सारी चीज़ें ही इसमें है। आपकी जो हिस्ट्री थी वो सारी पता लग जाती है वहाँ, जैसे ही आप कार्ड स्वाइप करते हो कि पहले आपने क्या क्या परचेज किया हुआ है, वो सब चीज़ कहीं ना कहीं इसमें है। इसके बाद आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट डेटा, R&D बोल सकते हैं इसको, क्वालिटी एश्योरेंस डेटा। अब ये सारी चीज़ कहीं ना कहीं इसमें एग्जाम्पल्स वगैरह है। Secondary internal data can provide valuable insights for decision making, performance evaluation and strategic planning within an organization। यानी सेकेंडरी डेटा किस लिए होता है? यानी आप देखो कि कई जो इंस्टीट्यूट होते हैं, कई ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ये खुद के ग्रोथ के लिए दूसरे इंस्टीट्यूट्स को, दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस को भी रेफर करते हैं। ये सर्च करते हैं कि उन्होंने सामने वाला अगर कोई ग्रोथ कर रहा है तो वो कैसे कर रहा है, उसकी स्ट्रेटेजीज को देखते हैं। वो जो भी अब खुद की स्ट्रेटेजी अगर वो मेंटेन कर रहे हैं कुछ भी पर्टिकुलर, उसमें उनको कुछ इवॉल्व करना है, कुछ इवैल्यूएशन करना है, तो उनसे सबक लेगी, उनसे सीख के वो चीज़ें कर सकते हैं। तो उस चीज़ में मेनली ये यूज़ होता है। अब आता है काइंड्स ऑफ सेकेंडरी एक्सटर्नल डेटा। इसमें कौन कौन से हो सकते हैं? गवर्नमेंट डेटा हो सकते हैं, मार्केट रिसर्च रिपोर्ट। अब जैसे गवर्नमेंट डेटा है तो नॉर्मल एक डेटा पब्लिश किया जाएगा, उसको अपन डेटा कलेक्टेड एंड पब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज एट लोकल, रीजनल, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल्स। तो इन सब चीज से रिलेटेड ये बातें करता है। काइंड्स ऑफ सेकेंडरी इंटरनल, काइंड्स ऑफ सेकेंडरी एक्सटर्नल। ठीक है, मार्केट रिसर्च रिपोर्ट, जो भी मार्केट रिसर्च यानी मार्केट में किस तरीके से जो कम्पिटेटिव बिहेवियर्स हैं बिटवीन टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, कस्टमर्स का किस तरीके का बिहेवियर चल रहा है, क्या कस्टमर्स कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इस तरीके की जो रिसर्च रिपोर्ट होती हैं वो भी कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड है। एग्जाम्पल्स इंक्लूड मार्केट साइज, मार्केट शेयर, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, वही सिमिलर हैं, बस इसमें अंतर क्या आ जाएगा, वो इंटरनल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटर्नल अनदर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है। academic research studies, financial data, social media data, whatever, publicity, publicly available database, historical data, weather and climate data, जैसे meteorological and climatological,
data collected by weather stations, satellites and environmental monitoring networks. अब इसमें जैसे मैंने कोई भी रिसर्च स्टार्ट की जियोग्राफिक कंडीशन से, अब मैंने इनको रेफ़र किया, तो ये सब कहीं ना कहीं जो डेटा है ये कौन से हैं, सेकेंडरी एक्सटर्नल डेटा है। ये मैंने इकट्ठे नहीं किए, सेकेंडरी क्यों है, किसी और के डेटा को मैं रेफ़र कर रहा हूँ। किसने इकट्ठा किया है, गवर्नमेंट ने, या फिर अगर ज्योग्राफी में अपन कोई भी टेम्परेचर से रिलेटेड कर रहे हैं कि क्यों ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इस तरीके का, तो एक डेटा अपन को चाहिए होगा। अपन देखेंगे कि पिछले कुछ सालों में किस तरीके से अपनी जो है अर्थ है उस पर किस तरीके से टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, तो वो साल दर साल का जो रिकॉर्ड अपन उठाएंगे कहाँ से, जो भी इनके प्रॉपर अप्रोप्रिएट स्टेशंस हैं तो वहाँ से उठाएंगे, तो वही चीज़ अपन रेफ़र कर रहे हैं, वो किसी और के द्वारा की गई रिसर्च, यानी जो भी स्टेशन है उसके द्वारा की गई रिसर्च, उसको अपन रेफ़र करते हैं, तो वो सेकेंडरी डेटा है। इसके अलावा जियोस्पैटिकल डेटा हो सकता है और हेल्थ केयर डेटा हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ 10 तरीके के इसमें सेकेंडरी डेटा हैं। दीज आर जस्ट सम एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी एक्सटर्नल डेटा सोर्सेज that researchers can access to enrich their studies, validate findings और gain insights into various phenomena। यानी अलग अलग फिनोमेना के लिए जो रेफर करते हैं उसके कुछ टाइप्स हैं। यानी ये जो लिस्ट अपन ने देखी है ये कहीं ना कहीं एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, हमेशा ध्यान रखें। जो रिसर्च मैथोलॉजी है ये एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, ये कहीं ना कहीं इसमें हर चीज़ एग्जॉस्टिव नहीं मिलेगी आपको, कुछ चीज़ें ही हैं जो एग्जॉस्टिव हैं और क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, अब प्राइमरी और सेकेंडरी का एक एग्जांपल दिया जाएगा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी चीज़ से रिलेटेड रिसर्च करता है कि उसका जो कस्टमर्स हैं वो किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, तो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन उसका वो चेक करेगा उसके जो कस्टमर्स हैं, तो वो कौन सा होगा, इंटरनल डेटा होगा। और जब वो जाएगा कि बाहर के एक मार्केट में वो चेक करेगा कि पूरे मार्केट में इसका उसका उसका सबका देखेगा कि किस तरीके से बिहेव है, उस अकॉर्डिंग मैं प्रोडक्ट बेचना चाहूँगा, तो वो एक्सटर्नल, सेकेंडरी एक्सटर्नल हो गया। इसी तरीके से हम इसको कहीं ना कहीं बाइफर्गेट करेंगे। अब कोई क्वेश्चन इसी प्रकार पूछ लिया कि किसी भी कोई भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उसकी सेल्स इंक्रीज नहीं हो रही, अब वो रेफर करता है किसी एक्स, दूसरे किसी एक्स को, और वहाँ पे देखता है कि वो उनका जो पैटर्न है वो क्या है, उसको एक तरीके से ऑब्जर्व करके अपने पास लाके जो इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है, तो ये कौन सी ऑब्जर्वेशन है, ये कौन सा डेटा कलेक्शन है, तो उसमें हमको पता होना चाहिए, वो सेकेंडरी एक्सटर्नल डेटा कलेक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आता है पायलट स्टडी मेथड। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पायलट स्टडी मेथड क्या होता है, ये एक तरीके से रिहर्सल है। रिहर्सल मतलब एक ट्रायल है। आप जब कोई भी रिसर्च स्टार्ट करते हैं तो आप एक प्लानिंग करते हैं, एक हाइपोथेसिस अपने दिमाग में लेकर चलते हैं, जिसमें आप देखते हैं कि आप किस तरीके से, यानी एक सिस्टमैटिक वे में आप आगे बढ़ेंगे, तो उसका एक ट्रायल करके देखते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखना चाहते हैं कि जो कहीं ना कहीं टेंटेटिव रिजल्ट्स का जो आप देखना चाहते हैं उसकी आउटकम है उसको जांचना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आपका एक सही सही होगा कि नहीं। स्टार्टिंग में पता चला जाए तो बेहतर है, बाकी बहुत आगे बढ़ जाएंगे तो मुश्किल हो जाती है। तो उसके लिए पायलट स्टडी मेथड लाया गया, इसका एक लाया गया इन द सेंस इसको समझाया गया। तो ये क्या है, पायलट स्टडी मेथड ऑल्सो नोन एज पायलट टेस्ट और फिजिबिलिटी टेस्ट। फिजिबल होगा कि नहीं, यानी फिजिबिलिटी का क्या मतलब होता है, फिजिबिलिटी का मतलब होता है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, यानी कोई भी स्टेप अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो वो आपके लिए फिजिबल है कि नहीं। फिजिबल इन द सेंस अगर इसको नॉर्मल वे में समझें कि ये आपके लिए अप्रोप्रिएट है कि नहीं, कि कहीं ना कहीं आपको कोई कठिनाई तो नहीं आ रही है, आपके लिए सरलता से सुगम मार्ग, यानी एक तरीके से सुगमता, इसको हम चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं, ट्रायल करके देखते हैं। स्टार्टिंग में अपने कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, जो जो आपने मेथड सेलेक्ट किए हैं कि आप किस मेथड को यूज़ करेंगे, आपकी वो सारे मेथड्स, आपकी जो आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम है वो सारी एक जगह रख के आप एक जो ऑब्जर्व करते हैं, एक ट्रायल लेते हैं उस चीज़ का, वही होता है ट्रायल रिहर्सल ऑफ मेन स्टडी। ये ब्रैकेट में मैंने इसका मीनिंग कहीं ना कहीं जो सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे रखा है, इसको आप देखो। इट इज़ अ स्मॉल स्केल प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड बिफोर द मेन रिसर्च प्रोजेक्ट टू टेस्ट द फिजिबिलिटी, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ रिसर्च मेथड। यानी आपका जो भी रिसर्च मेथड है वो कितना वैलिडिटी है, उसकी क्या वैलिडिटी है, वो रिलायबल है कि नहीं है, उस पर आगे बढ़ेंगे तो आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ये सब चीज़ देखते हैं, और वो कितना इफेक्टिव है, ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती है। इसके बाद आता है द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ पायलट स्टडी इज टू आइडेंटिफाई एंड एड्रेस एनी पोटेंशियल इश्यूज ऑफ चैलेंजेस दैट मे अराइज ड्यूरिंग द फुल स्केल रिसर्च प्रोजेक्ट, देयर बाय इम्प्रूव द क्वालिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द रिसर्च प्रोसेस। यानी इसका
अभी जो अपन ने नॉर्मल मीनिंग समझा उससे अपन क्या समझते हैं, क्यों किया जाता है जो ये पायलट स्टडी मेथड, इसको यूज़ क्यों किया जाता है? सिंपल वे में इसीलिए यूज़ किया जाता है कि जो आप जो फुल स्केल पे जब कोई भी रिसर्च में आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो इफेक्टिव हो, वो रिजल्ट जनरेटिंग हो, उसका कहीं ना कहीं कोई लास्ट में कुछ ना कुछ तो उसमें रिजल्ट आउटकम तो नहीं कोई उसका। तो या तो आप जो भी एक व्यक्ति जब रिसर्च करता है तो वो जो हाइपोथेसिस दिमाग में स्टार्ट से लेके चलता है स्टार्टिंग से, तो कहीं ना कहीं या तो लास्ट में आता है कि वो रिजेक्ट हो जाती है या फिर वो अफर्म हो जाती है, यानी उसका अफर्मेटिव रिजल्ट आ सकता है। यस, अफर्म मतलब जो यस यस, ठीक है, यानी ओके ओके। तो जो भी वो लेके चला उसको अप्रूवल एक तरीके से जो रिजल्ट आता है वो, या फिर रिजेक्ट की नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने एग्जांपल दिया था लास्ट क्लासेस में, जैसे वो गाय वाला दिया था कि मैंने बिहेवियर चेक किया, मैंने फिर सोसाइटी में बिहेवियर चेक किया, फिर ओवरऑल देखा तो उसको पैटर्न को समझकर मैंने लास्ट में क्या एक रिजल्ट दिया कि वेदर जो भी काउज होती हैं वो उनका जो बिहेवियर है वो फ्रेंडली है कि नहीं है। ये इस तरीके से एक स्टडी होती है, तो उसको स्टार्टिंग में देखा जाता है, वो पायलट स्टडी होती है। अब केस लॉ मेथड क्या होता है? केस लॉ मेथड वेरी सिंपल, जो लीगल स्टडी होती है उसमें तो हम इजीली समझते हैं, पर नॉर्मल देखें तो केस लॉ मेथड आल्सो नोन एज द केस स्टडी मेथड इन इज अ रिसर्च मेथडोलॉजी कॉमनली यूज्ड इन लीगल स्टडीज। जो लीगल स्टडीज हैं उनमें तो यूज होता ही है, वैसे अलग में भी होता है, जैसे सोशल साइंसेज एंड अदर डिसिप्लिन्स टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड स्पेसिफिक। फॉर एग्जांपल इसको टेक्स्ट तो जो है वो आप देखो, बाकी केस स्टडी का क्या सेंस है? केस स्टडी का मतलब होता है कि जैसे कोई भी अपन बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो अपना बिजनेस का जो मॉडल है, अपन सबसे पहले एक अच्छा बिजनेस मॉडल क्या है उसको कैसे अपन परखेंगे, उसको ऐसे देखेंगे, पहले देखते हैं अपन कि इसी प्रकार से मॉडल से कहाँ कोई दूसरा जो भी बिजनेस है वो चल रहा है क्या। जैसे आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया, आपने मान लो फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कि आपको सॉफ्टवेयर की बेचने हैं, तो सॉफ्टवेयर्स बेचने के लिए आपने कोई भी बिजनेस मॉडल लगाया कि मैं इस तरीके से, जैसे MLM मेथड वगैरह होते हैं, ये अपन ने अभी जो थोड़ा डिस्प्यूट में भी चल रहा है मामला, तो इस तरीके से जो सारे सिस्टम है कि एक डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन सेल करवानी है उसकी, या फिर कोई एक ऑथराइज प्लेटफॉर्म आपको रखना है, वहाँ से आप फॉर ऑल रखेंगे, पब्लिक के लिए डायरेक्ट सेलिंग करेंगे, या फिर व्यक्ति जो अपनी MLM सारी संस्थाएं तो ये सारा एक केस स्टडी। पहले तो आप ये देखते हो कि आप क्या चाह रहे हो, आप किस तरीके से उसको स्टार्ट करना चाहते हो। और भी इसका और सिंपल एग्जांपल देखें तो आप सिंपल जैसे कोई भी चीज़ है, एक वॉच है, आप एक वॉच की आप एक कंपनी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आप ये चाहते हैं कि मेरी वॉच बच्चों से रिलेटेड है, कि 14 साल तक के बच्चों के लिए है। तो अब आप ये देखो कि ऐसी ही कोई कंपनी पहले आई थी क्या, पहले आई थी तो उसने किस तरीके से कौन से मेथड पे चल के वॉच को सेल किया था, ऑनलाइन ही रखा था या ऑफलाइन भी रखा था, दोनों पे रखा था, तो उसको कहाँ ज़्यादा फ़ायदा था, कहाँ ज़्यादा लॉस हुआ, अगर वो बंद हो गई तो उसमें क्या क्या कमियां थी, क्यों बंद हो गई। तो एक पर्टिकुलर कंपनी जैसे XYZ एक कंपनी है, XYZ कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो प्राइवेट लिमिटेड, XYZ प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, उसका मॉड्यूल क्या था, उसका जो भी मॉडल था उसको आपने कहीं ना कहीं स्टडी किया कि यार अपना मॉडल भी कहीं ना कहीं इसी से सेम है, तो वैसा ही मॉडल उठाया और उसको देखा कि ये फेल क्यों हुई, यानी फेलियर भी चेक करना है। उसके अलावा ये ऊपर चढ़ रही है तो इसका क्या सिस्टम है जिससे ऊपर जाते जा रही है, इसका जो ग्रोइंग पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, उन चीज़ों को फॉलो करके आप भी उसको रेफर कर सकते हैं। तो यही केस स्टडी होती है। अब लीगल सेंस में क्या समझें? लीगल सेंस में जैसे आपने सबने नाम सुना होगा केशवानंद भारती का केस, तो उसका ये ऐसा केस है जिसको फंडामेंटल केस भी कहते हैं, फंडामेंटल राइट केस। अब क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वाकई में इतना फेमस और बहुत शानदार जजमेंट है कि कहीं ना कहीं हर एक फंडामेंटल राइट का ये एक्सप्लेन किया है, इंटरप्रिटेशन किया है इसने। तो जब भी आगे कोई सिमिलर केस आता है तो वो कहीं ना कहीं इसको रेफर जरूर करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रीएम्बल से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल की अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, तो सबसे पहले अपन रेफर करते हैं कि भाई साहब बैरूबरी वाला एक केस था, उसमें क्या बोला था इन रे बैरूबरी वाला केस में, तो उसमें बोला था कि नहीं भाई साहब अमेंडमेंट नहीं हो सकती प्रीएम्बल, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ठीक है, अब ये भी एक केस स्टडी थी, उसमें जो फैक्ट थे, जो भी केस, जब भी कोई ऑब्जर्वेशन होती है उसमें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर बाद में जाके उस केस को ओवर रूल किया गया दूसरे के द्वारा तो पहले वाला गलत था, नहीं, उसमें भी कुछ इंसाइट्स होते हैं जो जजेस के द्वारा दिए जाते हैं, तो वो कोई रीजंस होते हैं, उन्होंने कोई भी फैसला लिया है तो उसके पीछे कोई रीजंस रहे होंगे। अब उसको जब नेक्स्ट केस आता है अपना केशवानंद में, तो उसमें कहीं ना कहीं ये माना गया कि नहीं, ये अपना जो प्रीएम्बल है ये अमेंडेबल है और इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसी तरीके से हाँ, बस इतना है कि बेसिक स्ट्रक्चर का आप ध्यान रखेंगे।
यानी जब भी आप प्रीएम्बल को अमेंडमेंट करने की बात करेंगे तो आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, बेसिक स्ट्रक्चर का ध्यान रखना है। मैंने ये एग्जांपल क्यों दिया, क्योंकि ये सबके लिए कॉमन है, सब जानते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या होता है, केस लॉ मेथड होता है। इसके बाद आती है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग से आप क्या समझते हैं, जब भी रिसर्च का नाम आएगा तो सैम्पलिंग एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आएगा। और ये बेसिकली कैसे होता है, इसका मतलब होता है कि जो भीड़ होती है, भीड़ में से कुछ लोगों को अपन सेलेक्ट करते हैं। अब लोग, भीड़, ये यानी एक कहीं ना कहीं ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है, लेकिन इतना नहीं, सैम्पलिंग किसी भी चीज़ से रिलेटेड होती है। मेरा सिर्फ एग्जांपल है कि एक पॉपुलर जो भी पॉपुलेशन है उसमें से एक पर्टिकुलर कोई भी कम्युनिटी को अगर अपन उस पर रिसर्च करना है तो पहले सब पूरी की पूरी पूरा देश की भीड़, फिर उसमें से सेलेक्ट किया कोई पर्टिकुलर एरिया, उसमें से सेलेक्ट की पर्टिकुलर कोई कम्युनिटी, उसमें से अपन ने कुछ लोगों पे स्टडी की। तो वो जो लास्ट में कुछ लोग अपन ने उठाए सेलेक्ट स्टडी करने के लिए, तो वो क्या है, सैम्पलिंग मेथड है। देखते हैं, सैम्पलिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ सब्जेक्ट सबसेट ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी इंडिविजुअल्स का सेलेक्ट करना, या फिर कोई भी आइटम्स, आइटम्स का मतलब कोई भी मटेरियल थिंग हो सकती है, और ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम अ लार्जर पॉपुलेशन टू कंडक्ट रिसर्च और एनालिसिस, यानी रिसर्च और एनालिसिस को कंडक्ट करना। इट इज अ क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी एज इट अलाउज researchers to make inferences about the population based और data collected from the sample। ये अलाउ करता है कि कहीं ना कहीं ये क्या है कि 4 लोग आपने उठाए 10 में से, और 4 के बिहेवियर को आपने ऑब्जर्व किया, तो आपने एक बता दिया कि इसका 10 का एक ऑब्जर्व, कहीं ना कहीं आउटलाइन ड्रॉ कर दिया आपने कि सबका ऐसा होगा। तो इस तरीके को सैम्पलिंग कहते हैं। जैसे आप न्यूज़पेपर में नॉर्मली पढ़ते हैं कि ऐसी रिसर्च सामने आई है कि आजकल जो लोग हैं वो व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन क्या ये रिसर्च की गई, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया नहीं। तो लेकिन रिसर्च कहती है कि आजकल लोग 2 घंटे तक सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं पर डे। तो 2 घंटे वो कैसे किया, वो कहीं ना कहीं एक सैम्पलिंग की गई, एक कुछ लोगों का एक ग्रुप उठाया गया, उनसे क्वेश्चंस पूछे गए, उनका टाइमिंग ऑब्जर्व किया गया, तो वही उन्होंने एक जनरलाइज कर दिया कि हाँ ये डेटा है, ये पर्टिकुलर जगह पे 10 लोग ऐसा कर रहे हैं तो लगभग सब लोग ऐसा ही कर रहे होंगे। तो वो एक सैम्पलिंग मेथड होता है, पूरी पॉपुलेशन में से मात्र 10 लोगों को उठा के उन्होंने डिसाइड कर लिया, इस तरीके से होती है। टाइप्स हैं सैम्पलिंग के, कितने कितने हो सकते हैं, नॉर्मली 3 है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और मिक्स्ड सैम्पलिंग मेथड्स। इसको भी अपन और स्पेसिफाई करें तो प्रोबेबिलिटी जो सैम्पलिंग होती है वो क्या होती है, प्रोबेबिलिटी जो सैम्पलिंग है, ये इसमें क्या है, जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग अपन देखते हैं, तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स इन्वॉल्व सेलेक्टिंग सैंपल्स इन विच ईच मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन सैंपल। इसका मतलब ये है कि जब भी अपन इस प्रकार की अगर कोई सैम्पलिंग करें, तो एक, जैसे हमारे आसपास की जो सोसाइटी है उसकी अगर सैम्पलिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल उसमें 2000 लोग हैं, तो सैम्पलिंग, अब सीधी सी बात है 2000 सबके ऊपर तो होगी नहीं, उसमें से सैंपल लिया जाएगा, मुश्किल से मान लो 100 लोगों का सैंपल उठाया गया, 100 लोगों पर हम कोई भी रिसर्च करेंगे, तो लेकिन 100 लोग तो उठाए जाएंगे, पर वो उठाए कितने में से जा रहे हैं, 2000 में से। तो 2000 में से प्रत्येक व्यक्ति का चांस हो जाता है कि हाँ मैं भी सेलेक्ट हो सकता हूँ। उन जो 100 लोगों में से जब उन पे सैम्पलिंग करके उन पे कोई भी रिसर्च करी जा रही है, तो मेरा भी इक्वल चांस है बाकी के 1999 के अकॉर्डिंग, जितना उनका है उतना ही मेरा है। फॉर एग्जाम्पल ये 10 लोग हैं, 3 4 5 6, ये 6 लोग हैं, इनमें से अपन सैम्पलिंग करें तो 2 लोगों को अपन सेलेक्ट करेंगे। अब 2 लोग इनमें से कौन से हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, 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 ये भी हो सकता है। तो यानी सबके इक्वल चांस हैं सेलेक्ट होने के। तो ये जितने भी लोग हैं इन सबके इक्वल चांसेस हैं, इसका मतलब ये कौन सी है, प्रोबेबिलिटी, यानी सबकी बराबर प्रोबेबिलिटी। इसको नेगेटिव सेंस में लिखा है, इसको जो यहाँ पे वर्डिंग यूज़ की है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंस में, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी, यानी जीरो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जब किसी की भी प्रोबेबिलिटी ना हो आने की। जैसे मैं कहूँ ये है भाई अपने यहाँ के महेश नगर इलाके के, और मैं कहता हूँ कि गौनेर रोड पे एक सैम्पलिंग करनी है, सैंपल टेस्ट करना है, तो
अपने पास अवेलेबल पॉपुलेशन कहाँ पे है, महेशनगर में, और मैं कहूँ कि गोनेर रोड के लिए करना है, तो गोनेर रोड की पॉपुलेशन यानी वहाँ पे सैंपल लो, तो उसकी जीरो प्रोबेबिलिटी है वहाँ पे सही से जो भी डेटा कलेक्ट होने का है, जो भी रिसर्च होने का। क्यों जीरो प्रोबेबिलिटी क्यों है? क्योंकि वहाँ का अपना सब्जेक्ट मैटर ही नहीं है, ये कहीं और का है। लेकिन महेशनगर की ही अगर अपन को रिसर्च करनी होगी तो वो सिंपल मतलब पूरी प्रोबेबिलिटी है कि जो भी रिजल्ट आएगा वो अपना करेक्ट आएगा। ठीक है, अब आता है टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स इंक्लूड। इसमें कौन कौन से टाइप्स हैं अपने? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हो सकती है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग हो सकती है, स्ट्रेफाइड सैम्पलिंग हो सकती है, क्लस्टर सैम्पलिंग हो सकती है। अब सिंपल में क्या होता है? ईच मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड एंड द सिलेक्शन ऑफ वन इंडिविजुअल डज नॉट अफेक्ट द सिलेक्शन ऑफ अदर्स। यानी किसी भी एक व्यक्ति का सिलेक्शन हो सकता है और वो उसका सिलेक्शन अनदर के सिलेक्शन को इफेक्ट नहीं करेगा। तो ये बिल्कुल सिंपल है। सिस्टमैटिक क्या हो सकता है? इंडिविजुअल्स आर सिलेक्टेड एट रेगुलर इंटरवल्स फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ सैम्पलिंग फ्रेम आफ्टर रैंडमली सिलेक्टिंग द फर्स्ट इंडिविजुअल। यानी एक को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद जब दोबारा सिलेक्शन हुआ तो जो रिमेनिंग कैंडिडेट्स थे उनका हुआ। तो इस तरीके से एक सिस्टमैटिक वे में होती है, पहले एक चुना फिर एक चुना फिर एक चुना। तो रेगुलर वे में जो सैम्पलिंग होती है तो वापस से वही व्यक्ति का नंबर नहीं आता जो पहले अपना मत दे चुका, तो वो होती है सिस्टमैटिक। जो स्टेरिफाइड है अपनी जो इसका है, द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिस्टिंक्ट सब ग्रुप्स और स्टेट आर बेस्ड ऑन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सैंपल्स आर देन रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम ईच स्ट्रेटम। इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ है कि जैसे पूरा महेश नगर का इलाका है, उसको भी कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया और उन ग्रुप्स का भी सैंपल, यानी एक पूरा महेश नगर में से स्टार्टिंग के 10 लोग हो सकता है उनका मत अलग हो सकता है उनके वहाँ रोज पानी की सप्लाई हो रही, लेकिन लास्ट में जो लोग हैं उन तक पानी नहीं पहुंच रहा। अब आपको देखना है कि पूरे महेशनगर में पानी की सप्लाई है कि नहीं, तो आप महेशनगर को भी एक छोटे छोटे सबसेट्स में डिवाइड कर दोगे, फिर वहाँ से सैंपलिंग करोगे। जैसे पूरे महेशनगर को 10 इलाकों में बांट दिया, तो 10 में से उधर से एक उठाया, उधर से एक उठाया, उधर से एक उठाया, तो जो आपने 10 व्यक्तियों को चुनाव किया है वो कहीं ना कहीं डिफरेंट एरियाज से है, तो अब ये और बेटर हो जाती है। अब आता है क्लस्टर सैंपलिंग। द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू क्लस्टर्स और ग्रुप्स एंड रैंडम सैंपल ऑफ क्लस्टर्स इज सिलेक्टेड, ऑल इंडिविजुअल विद इन द सिलेक्टेड क्लस्टर इंक्लूडेड इन द सैंपल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि क्लस्टर्स में यानी पैचेस में एक तरीके से आप डिवाइड करते हो, आपको कोई फिक्स नहीं है, कहीं 10-20 लोगों का एक ग्रुप बना दिया, कहीं 5 लोगों का बना दिया, कितना भी क्लस्टर सा फॉर्म कर दिया, उनमें से बिल्कुल रैंडम, तो वो है क्लस्टर सैंपलिंग। नेक्स्ट आता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। ये जस्ट अपोजिट है, मैंने एग्जाम्पल में इसको भी समझा दिया था, फिर भी देखते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड्स डू नॉट रिलाई ऑन रैंडम सिलेक्शन एंड इंडिविजुअल्स इन द population do not have a non probability of being included in the sample. As a result, non probability samples may not be representative of the population. ये जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि महेश नगर का तो अपने पास डेटा है और गोनेर रोड की अपन को रिसर्च करनी है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। यानी जो भी सिलेक्शन करोगे आप, अब महेश नगर का कोई लोग उठाओगे तो गोनेर रोड के व्यक्ति के आने की क्या संभावना है? 0 प्रोबेबिलिटी है, आ ही नहीं सकता। तो वही चीज़ ये बताता है। टाइप्स क्या है इसके? कन्वीनियंस सैम्पलिंग हो सकती है, इसका मतलब क्या? रिसर्च सेलेक्ट इंडिविजुअल्स हु आर रेडीली अवेलेबल और इजीली एक्सेसिबल। पर्पसिव हो सकती है, रिसर्चर्स डेलिबरेटली सेलेक्ट इंडिविजुअल्स हु मीट स्पेसिफिक क्राइटेरिया और कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेवेंट टू द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। यानी उसके जो भी रिसर्च एक तरीके से सिलेक्टिव मेथड होता है कि आपके जो ओपिनियन है उसमें जो प्रॉपर बैठ रहा है, आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसमें जो भी इंडिविजुअल है वो अप्रोप्रिएट है उसके लिए, तो आप उसको सेलेक्ट करोगे। स्नोबॉल सैम्पलिंग हो सकती है, कोटा सैम्पलिंग हो सकती है। रिसर्चर सेलेक्ट इंडिविजुअल बेस्ड ऑन द प्री डिटरमाइंड कोटास टू एंश्योर दैट सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स आर एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द सैंपल। यानी कहीं ना कहीं आप जो ये देखते हो कि कोटा यानी एक पर्टिकुलर कोटा डिसाइड करो। अब कोटा का क्या अर्थ होता है? यहाँ पे इसका सेंस है कि आप एक ग्रुप से ही, इसका मतलब है कि उसमें ग्रुप वाइज जो आप स्टडी करोगे तो वो इंश्योर करो कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है यानी जो भी आपका रिसर्च का सेटअप है उसमें वो सैंपल में क्या हो, प्रॉपरली आ जाए, एडिक्वेटली रिप्रेजेंट हो जाए। इस तरीके से कोटा वाइज डिवाइड कर दोगे आप, ठीक है। अब होती है लास्ट मिक्स्ड सैम्पलिंग। ये क्या होती है? मिक्स्ड सैम्पलिंग मेथड्स इन्वॉल्व कंबाइनिंग एलिमेंट्स ऑफ द बोथ। मिक्स्ड मतलब दोनों का कंबाइन, जो फर्स्ट अपन ने पढ़ी और जो सेकंड देखी, यानी प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी, उनको कहीं ना कहीं मिक्स करके जो सैम्पलिंग मेथड यूज होता है वो है। फॉर एग्जांपल, रिसर्चर्स में यूज स्टेरिफाइड सैम्पलिंग टू इंश्योर दैट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट डेमोग्राफिक ग्रुप्स विद द
यानी डेमोग्राफिक का मतलब क्या होता है, एरिया वाइज जो होती है ना नॉर्मली, एक पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड जब होती है तो उसमें अपन नॉर्मली कौन सी नॉन प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटीज वाली जो रिसर्च होती है वो यूज़ करते हैं, और जो दूसरा होता है उसमें नॉर्मली अपन नॉन प्रोबेबिलिटी वाली यूज़ करते हैं। एंड देन एम्प्लॉय कन्वीनियंस सैम्पलिंग टू सेलेक्ट इंडिविजुअल्स विद इन ईच स्ट्रेटम, यानी कोई अनदर जो एक तो इसका टाइप हो गया कौन सा स्ट्रेटिफाइड हो गया, और एक कन्वीनियंस सैम्पलिंग हो गया जो कौन से में आ गया नॉन प्रोबेबिलिटी वाले में। तो दोनों को जब इकट्ठा करके सैम्पलिंग होगी तो वो कौन सी कहलाएगी, मिक्स्ड सैम्पलिंग कहलाती है। अब आती है जजमेंट सैम्पलिंग। जजमेंट सैम्पलिंग क्या होती है इसको देखते हैं। जजमेंट सैम्पलिंग ऑल्सो नॉन एज पर्पसिव और सेलेक्टिव सैम्पलिंग इज ए नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स यूज्ड इन रिसर्च मेथोडोलॉजी, यानी ये कहाँ से साउंड, अच्छा इसी बोर्ड में से आ रहा है। और सेलेक्टिव सैम्पलिंग इज अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड यूज्ड इन रिसर्च मेथोडोलॉजी। ये पहली बात, इसको दूसरा ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड होता है जो रिसर्च मेथोडोलॉजी में यूज होता है, अनलाइक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स। मतलब प्रोबेबिलिटी जो सैम्पलिंग मेथड्स है उसके अलावा, वेयर एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन द सैंपल, यानी उसमें तो क्या होता है कि इक्वल चांस होता है, लेकिन इसमें नहीं होता। इसमें जो वर्ड है ना अनलाइक, एक बार इसको नहीं पढ़ के अपन इसको यहाँ पे वर्ड यूज कर लेते हैं नॉन, ये थोड़ा पेन आज ठीक से चल नहीं रहा है इस पे, तो एक बार इसको हटा देते हैं। अब देखो, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स वेयर एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस। अब इक्वल के जगह अनइक्वल करो इसको, एक सेकेंड, अनइक्वल चांस ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन द सैंपल। एक तरीके से कि जो भी सैम्पलिंग मेथड होता है जहाँ पे हर एक व्यक्ति के पास इक्वल चांस नहीं है। जजमेंट सैम्पलिंग इन्वॉल्व्स द डेलिबरेट सिलेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल्स और आइटम्स, यानी जो जजमेंट सैम्पलिंग होती है इसमें डेलिबरेटिवली, यानी डेलिबरेट मतलब जानबूझकर किसी पर्टिकुलर चीज़ का सिलेक्शन होता है, इंडिविजुअल का सिलेक्शन होता है सैम्पलिंग में। ये बेस्ड केस पे होते हैं रिसर्च जजमेंट और एक्सपर्टाइज, यानी जो भी आप सिलेक्शन कर रहे हैं, जो भी रिसर्चर सिलेक्शन करता है जजमेंट में, तो वो उसकी एक्सपर्टी के अकॉर्डिंग होता है, किस चीज़ में वो एक्सपर्टाइज कर रहा है उस अकॉर्डिंग वो करता है। ये भी एक सिंपल मेथड है। और आइटम्स मोस्ट रेलेवेंट रिप्रेजेंटेटिव और इन्फॉर्मेटिव द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, यानी जहाँ जितने ज़्यादा आपकी जो भी एज आप रिसर्चर जितना ज़्यादा आपको उससे इन्फॉर्मेशन मिल रही है, फॉर एग्जांपल कि कोई भी जैसे जजमेंट को आप रेफ़र कर रहे हैं तो आपको जो भी जजमेंट करना है उसमें उसके कितने एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल जो एडवोकेट्स होते हैं इसमें क्या होता है कि हम रूलिंग देते हैं कोर्ट को। रूलिंग का मतलब जैसे हम नए केस में, कोई भी नए केस में अगर कोर्ट के सामने जा रहे हैं तो उससे सिमिलर कोई पहले का केस जो ऑलरेडी डिसाइडेड है उसको जाकर उसका रेफ़र करते हैं। तो वो जो पर्टिकुलर जितना भी अपन को एरिया चाहिए उसको कि हाँ भाई इस केस में ऑलरेडी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ बता चुके हैं, ये एक रूलिंग दे रखी है, यानी ये एक प्रिंसिपल सेट कर रखा है, इसको फॉलो कीजिए आप। यानी फॉर एग्जांपल जैसे अरनेश कुमार का एक केस है, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार को एक केस है, उसमें अरेस्ट से रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस ऑलरेडी कोर्ट ने दे रखी है। तो अब फर्दर भविष्य में अगर जब भी हमको कोई भी केस में जब क्या करना होता है, रेफ़र करना होता है केस, हमको दिखाना होता है कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर जगह पे पुलिस ने ये जो राइट्स हैं किसी भी व्यक्ति के उनका वायलेशन किया है, तो हम उसको कैसे साबित करेंगे, वो एक केस का हम रेफ़र करेंगे कि साहब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है कि आप ये आपको गाइडलाइंस इसको फॉलो करना है। तो उसी चीज़ को जब हम रखेंगे तो उसको देखकर कितना मैटर, ओनली वो जो अरेस्ट से संबंधित जो गाइडलाइंस है उन्हीं को हमने रेफ़र किया, तो वो उस तरीके से इसकी सैम्पलिंग होती है। अब होता है डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है? डेटा प्रोसेसिंग का मतलब होता है, इसका एक वर्ड है मैनिपुलेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड एनालिसिस। ठीक है, मोटा यानी जो डेटा होता है वो जितना मोटा होगा उतना इंफॉर्मेटिव होगा। तो डेटा प्रोसेसिंग का क्या मतलब होता है? प्रोसेसिंग को मतलब किस तरीके से आप यूज करते हो, जो आपने डेटा कलेक्ट किया था उसको किस तरीके से यूज करते हो, वो होता है उसकी प्रोसेसिंग, डेटा प्रोसेसिंग। तो डेटा जो आपका मोटा आदि जो आपने एक तरीके से एग्जाम्पल आपने इकट्ठा किया, कलेक्ट किया है, तो उसका जो एक मोटा डेटा आपके पास इकट्ठा हो चुका है उसको किस तरीके से उसकी प्रोसेसिंग करनी है, किस तरीके से उसको यूज़ करना है, वो है डेटा प्रोसेसिंग। तो इसके मोटा से मैनिपुलेशन, ओ से
ऑर्गेनाइजेशन, टी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, ए फॉर एनालाइज, तो उस चीज़ का एनालिसिस करना ऑफ रॉ डेटा टू प्रोड्यूस मीनिंगफुल एंड यूजफुल इन्फॉर्मेशन। अब आपका जो डेटा आपने इकट्ठा किया है इधर उधर थोड़ा बहुत स्कैटर्ड फॉर्म में है, उसको कंसोलिडेट करो, उसको मीनिंगफुल, उसकी एक इन्फॉर्मेशन होती है जो उसमें फाइनल आउटकम निकल के आया उसको एक प्रॉपर वे में सेट करना। फॉर मतलब जो सिंपल अपन ने स्टार्टिंग में देखा कि जो भी आपने डेटा इकट्ठा किया उसको यूज करना प्रॉपर वे में, वही डेटा प्रोसेसिंग है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, टू प्रोड्यूस मीनिंगफुल एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन, ये जो इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इनको अपन देख सकते हैं। It involves a series of steps and techniques aimed at extracting insights, patterns and knowledge from data and to support decision making। ये सारा का सारा इसमें जब आप कोई भी रॉ डेटा आपने इकट्ठा किया था उसको किस तरीके से आप यूज़ करोगे कि उसका कोई मीनिंग निकले, उसका सेंस निकले, तो उसके लिए आप डिफरेंट मेथड्स जो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनको किस तरीके से यूज़ करते हो वो सारा इसमें आता है। अब इसमें क्या होता है, जो स्टेप्स हैं इसके कुछ प्रॉपर वो हम देखते हैं कि सबसे पहले जैसे डेटा कलेक्शन हो गया, फिर डेटा क्लीनिंग हो गया। अब क्लीनिंग का क्या मतलब होता है, ये वर्ड से ही समझो, जो रिमूवल ऑफ एरर्स होता है, यानी डेटा में जो भी आपके डेटा आपने इकट्ठा किया था उसमें जो भी एरर्स थे उनका रिमूवल ही डेटा क्लीनिंग होता है। तो पहला डेटा कलेक्शन हो गया, दूसरा क्लीनिंग हो गया, और तीसरा क्या हो गया, तीसरा इंटीग्रेशन हो गया। डेटा इंटीग्रेशन यानी कंसोलिडेट करो आपका जो छोटा मोटा डेटा है, यानी आपने बार कभी कोई सैम्पलिंग से किया, कोई सर्वे से उठाया, कोई इंटरव्यू करके लिया, कोई कहाँ से लिया, कोई ऑब्जर्वेशन करके लिया, कोई एक्सपेरिमेंट करके उठाया, तो इनकी जो सारी रिपोर्ट्स हैं उनको इकट्ठा करो, उनको कंसोलिडेट करना होता है। सबसे पहले कलेक्ट करना होता है, फिर उसको क्लीनिंग यानी उसमें कोई एरर्स है उनको हटाना होता है, फिर इंटीग्रेशन यानी इकट्ठा करना होता है, फिर उसके बाद डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या क्या मतलब होता है कि उसको कन्वर्ट करो अपने जो भी आपको जैसे कन्वीनियंस है, यानी आपको आपको जैसे भी वो सूटेबल है उस फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना, वो होता है ट्रांसफॉर्मेशन। फिर उसके बाद एनालिसिस, उसको अच्छे से देखना, उसको समराइज करना, एक्सप्लोर करना, एक्सप्लोर समराइज एंड इंटरप्रेट डेटा बाय द एप्लीकेशन ऑफ वेरियस टेक्निक्स। जो भी अपन ने टेक्निक्स पढ़ी है उनको अप्लाई करके उनको प्रॉपरली उनको एक्सप्लोर करना कि वो डेटा से क्या इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट आप कर सकते हो, वो चीज़ निकालना। फिर होता है डेटा इंटरप्रिटेशन, वो कैसे निकल सकती है कि आपके पास जो भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है उसको अच्छे से इंटरप्रेट करना। इंटरप्रेट का क्या मतलब होता है, इंटरप्रेट का मतलब कहीं ना कहीं उसको एक तरीके से अच्छे से मीनिंगफुल बनाना, उसको अपने शब्दों में समझाना, वो क्या है, इंटरप्रिटेशन है। फिर डेटा प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन का क्या मतलब होता है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, यानी आप उस पर्टिकुलर जो भी आपका डेटा आपने इकट्ठा किया है उसको फर्दर कम्युनिकेट करना, प्रेजेंट करना, प्रेजेंट यानी टुवर्ड्स द अदर्स। इसके बाद डेटा स्टोरेज एंड मैनेजमेंट, लास्ट में आपको उसको अच्छे से स्टोर कर देना। तो डेटा प्रोसेसिंग में सबसे पहले डेटा इकट्ठा करना होता है, इकट्ठा करने के बाद नेक्स्ट स्टेज क्या आती है, उसके बाद आपको उसको क्लीनिंग करनी होती है कि उसमें कोई भी एरर्स तो नहीं बचे। जब क्लीनिंग हो गई तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसको कंसोलिडेट करना है। जब डेटा आपके पास इकट्ठा हो जाए तो उसके बाद आपको कहाँ जाना है, ट्रांसफॉर्मेशन पे जाना है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या बताया था मैंने, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट किसमें करना है कि आपको जिस तरीके से मीनिंगफुल हो, यूजफुल हो, उस तरीके से उसको कन्वर्जन उसका करना है डेटा का। फिर उसके बाद क्या करना है, एनालिसिस करना है। एनालिसिस के बाद क्या करना होता है, इंटरप्रिटेशन करना होता है। इंटरप्रिटेशन के बाद लास्ट में उसको क्या करना होता है, उसको कम्युनिकेट करना होता है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन उसका वो प्रेजेंटेशन होती है, और प्रेजेंटेशन के लिए सबसे लास्ट में उसको सारे को मैनेज करना है, इकट्ठा करके रखना है, स्टोरेज करना है। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्यूरी मैट्रिक्स। इसका क्या मतलब होता है, ये एक लीगल में एक वर्ड होता है ज्यूरिस्प्रूडेंस, यानी विधि शास्त्र। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ज्यूरी जो है ना ज्यूरी मैट्रिक्स, इसमें दो वर्ड्स अपने आप में कहीं ना कहीं मिक्स है। ज्यूरिस का मतलब कहीं ना कहीं हो गया ज्यूरिस्प्रूडेंस, is an interdisciplinary field that combines law, statistics, mathematics, computer science and other quantitative methods to the term geometrics is derived from jurisprudence, the theory and philosophy of law, and matrix, measurement and quantitative analysis। ये दो वर्ड्स हैं। अब jurisprudence क्या होता है, jurisprudence का अर्थ इसी में बता रखा है, the theory and philosophy of law। jurisprudence यानी theory and philosophy। प्रूडेंस का क्या मतलब होता है, एक व्यक्ति प्रूडेंटली वो क्या सोचता है, और जूरिस का मतलब एक तरीके से लॉ के बारे में। तो लॉ के बारे में जो भी थ्योरी और फिलॉसफी है वही जूरिस्प्रूडेंस होती है। और मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है, आपकी मेजरमेंट से रिलेटेड होती है, या फिर कोई भी जो क्वांटिटेटिव डेटा होगा उससे रिलेटेड है। अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये क्या होता है, कि इंटर डिसिप्लिनरी फील्ड होता है, जो किस बात पर रिलेटेड होता है, दैट कंबाइंस लॉ,
स्टैटिस्टिक्स। ये कहीं ना कहीं इस तरीके की स्टडी होती है जिसमें लॉ को, स्टैटिस्टिक्स को, सोशल साइंस से रिलेटेड चीज़ों को और इन सब चीज़ों को कंबाइनली स्टडी करते हैं, तो वो क्या होता है, ज्यूरीमेट्रिक्स होता है। ये तो कहीं ना कहीं लॉ, और ये बात आ गई अपनी मेजरमेंट और मैथमेटिकल जो भी टर्म्स होती हैं, यानी ज्यूरिस्प्रूडेंस और मेजरमेंट और क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये जो वर्ड है ये कहीं ना कहीं कितना अमाउंट है, कितनी मेजरमेंट्स है, मैथमेटिक जो भी डेटा होता है, स्टैटिस्टिकल जो डेटा होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। और जो मेजरमेंट होती है जैसे कितना लंबा है, कितना ऊंचा है, कितना बड़ा है, कितना उसका एरिया है, इस तरीके की चीज़ होती है। इन सबको मिलाकर जो एक डेटा इकट्ठा होता है ज्यूरीमेट्रिक स्टडी कहलाती है। ज्यूरीमेट्रिक क्वांटिटी, लॉ, लीगल decision making and legal institution. Jurymetric applies quantitative and computational techniques to study various aspects of law, legal decision making and legal institutions. ये इन सब जगह पे ये अप्लाई होती है। इसके बाद आता है स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस, इसको अपन शॉर्ट में कह सकते हैं SPSS। ये क्या है, ये एक तरीके से वाइडली यूज्ड सॉफ्टवेयर होता है, प्रोग्राम फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड डेटा मैनेजमेंट। ये एक सॉफ्टवेयर है डेटा मैनेजमेंट के लिए और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, यानी जो स्टैट्स होते हैं, जो मैथमेटिकल जो मेजरमेंट्स होती हैं, उन सबको एनालिसिस करने के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है। इट कैन ऑल्सो बी अप्लाइड इन लीगल रिसर्च कॉन्टेक्स्ट टू एनालाइज लीगल डेटा, इवेल्युएट लीगल प्रोसेस एंड इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग इन द लीगल फील्ड। यानी जो भी आपकी रिसर्च होती है उसको कहीं ना कहीं एनालिसिस करने के लिए ये सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। इसके बारे में जब भी रिसर्चर्स होते हैं वो खूब भली भांति से जानते हैं कि किस तरीके से उनकी रिसर्च को वैलिडेट किया जा रहा है, किस तरीके से उनकी रिसर्च के बारे में जो भी उन्होंने मेथड्स अप्लाई किए हैं, जहाँ से भी जो भी डेटा इकट्ठा किया है उसको कहीं ना कहीं एनालिसिस करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब आता है प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च रिपोर्ट एंड स्टेप्स इन राइटिंग, यानी जब एक रिसर्च रिपोर्ट लास्ट में तैयार की जाती है, जैसे ही आपकी रिसर्च कंप्लीट होती है तो आप एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो रिपोर्ट किस तरीके से होती है, सबसे पहले उसमें एक टाइटल पेज होता है। टाइटल पेज मतलब जो भी आपका रिसर्च टॉपिक था वो आप वहाँ पे मेंशन करते हैं, जो भी आपका टॉपिक रहा होगा। फिर उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है कि एक समराइज फॉर्म होती है, जो भी आपकी पूरी रिसर्च संबंधित है उसकी एक समरी। उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन, फिर आता है मेथडोलॉजी। मेथडोलॉजी से क्या मतलब है, जो भी आपने टेक्निक्स और मेथड्स यूज किए हैं वो आते हैं। फिर उसके बाद आता है रिजल्ट, यानी जो आपका आउटकम है। फिर उसके बाद आप डिस्कस करते हो पूरे को, एक डिटेल्ड फैक्ट्स, यहाँ पे डिटेल जो डेटा है आपने उसका जो भी एनालिसिस करके जो भी सारा सिस्टम है रिसर्च का उसको डिटेल में आप डिस्कस करते हो। फिर उसके बाद आप कंक्लूड कर देते हो। फिर उसके बाद रेफरेंसेस। रेफरेंसेस से क्या मतलब होता है कि आप कहीं ना कहीं सोर्सेज के बारे में बताते हो। सोर्सेज फॉर एग्जांपल जैसे बिब्लियोग्राफी लास्ट में आप मेंशन करते हो, तो बिब्लियोग्राफी वगैरह जो होती है वो इसका सोर्स ही होती है। हाइलाइटर है, सोर्सेज के बारे में आप बताओगे। रेफरेंसेस मतलब सोर्सेस, जहाँ से आपने वो पर्टिकुलर चीज़ रेफर की है उसको साइट करना। बिब्लियोग्राफी में जैसे आप कोई भी रिसर्च बना रहे हो, आपने किसी भी बुक का या फिर किसी भी वेब पेज का या फिर किसी भी ऐसी जगह से जहाँ पे कोई भी आपने जर्नल वगैरह से अगर वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है तो उसको आप मेंशन करते हो, वो क्या है, रेफरेंस से आता है। फिर सेकेंड लास्ट अपेंडिक्सेस। अपेंडिक्सेस क्या होती हैं, ये होती है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। जो भी आपने कॉन्टेक्स्ट आपने डिज़ाइन किया है, जो भी रिसर्च पेपर लास्ट में रिपोर्ट आपने रेडी की है, तो उसका जो मेन पार्ट है उसके अलावा जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है वो होती है अपेंडिक्सेस, यानी एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है। फिर आता है एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग। लास्ट में, सबसे लास्ट में आपने जो भी आपकी रिसर्च रेडी हुई है उसको एक बार प्रूफ रीडिंग करना होता है, यानी वापस से पढ़ना होता है और उसमें जो भी कमियां हैं उनको एडिटिंग करनी होती है। तो ये इसकी जो 10 स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टाइटल पेज होता है, सेकेंड नंबर पे क्या होता है उसका एक एब्स्ट्रैक्ट होता है, यानी समराइज उसकी लिखा है मैंने यहाँ पे, समरी होती है। फिर उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन।
इंट्रोडक्शन के बाद आप और फर्दर आगे चलेंगे तो आपको उसके बाद क्या मिलेगा, एक डिस्कशन मिलता है, मेथोडोलॉजी सॉरी, मेथड्स के बारे में आपको डिस्कस करना पड़ता है। फिर उसके बाद आता है उसके रिजल्ट्स, फिर आता है डिस्कशन। रिजल्ट्स का क्या मतलब होता है कि जो आपके लास्ट में अफर्मेटिव भी हो सकते हैं और ये रिजेक्ट भी कर सकते हैं, अफर्म भी कर सकते हैं, यानी जो भी आपकी हाइपोथेसिस थी उसको, और रिजेक्ट भी कर सकते हैं, यानी उसका रिजेक्शन भी हो सकता है और अफर्मेशन भी हो सकता है। उसके बाद डिस्कशन आता है, डिस्कशन के बाद कंक्लूजन आ जाता है, फिर रेफरेंसेस होता है, फिर अपेंडिक्सेस होता है, फिर एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग आ जाता है। अब इसमें आता है एक इंपॉर्टेंट, वो है लीगल साइटेशन। लीगल साइटेशन क्या होती है? लीगल साइटेशन का सिंपली मीनिंग होता है कि आप जहाँ अभी जैसे मैंने लास्ट इसी में बताया रेफरेंसेस, इसमें अपन को सोर्स बताने होते हैं, तो सोर्सेज को अपन क्या करते हैं, साइट करते हैं। तो उसी तरीके से एक होती है लीगल साइटेशन। लीगल साइटेशन क्या होती है कि जब भी आप कोई भी लीगल पैराग्राफ या लीगल कोई भी आप रेफर करते हैं पॉइंट, तो उसको कहीं ना कहीं आप साइट करते हैं, उसके सोर्स के बारे में बताते हैं, तो वही होती है लीगल साइटेशन। तो इसको देखो, लीगल साइटेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ रेफरिंग लीगल सोर्सेज सच एज statutes, cases, regulations and legal documents in a legal writing to support arguments, provide evidence and enable research to locate the cited sources. There are several modes of legal citations, each with its own rules, conventions and citation formats. अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का वो एग्जांपल दिया था, तो वो कहीं ना कहीं लीगल साइटेशन ही होता है। हम साइट करते हैं कि भाई फला फला पेज पे ये बुक में इसका पूरा जजमेंट है, फला वॉल्यूम में है, इतने इसका ईयर ये है, इसका ये है, वो सारी चीज़ हम इसमें मेंशन करते हैं। जैसे केशवानंद भारती का मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हम उसको भी साइट करते हैं कि भाई ये 1973 का केस है, तो इसकी ईयर बताइए, ये कहाँ पे साइटेड है, इसकी पूरी साइटेशन अपन शो करते हैं। तो वही क्या होती है लीगल साइटेशन, कि मैंने जो जज के सामने कोई केस अगर रेफ़र किया है तो मैंने कहाँ से उसको देखा है, वो सारा हम लीगल साइटेशन में मेंशन करते हैं। अब इसके मोड्स क्या क्या हो सकते हैं? अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट मोड्स हैं, इनको ज़्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपने इतना यूज़फुल नहीं है अभी। हालांकि ये एक तरीके से जो ब्लू बुक साइटेशन सिस्टम है, ये एक फाउंडिंग स्टोन है, इसका जो साइटेशन का एक सिस्टम होता है वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट ब्लू बुक होता है, इसको अपन को जानना चाहिए। अमेरिकन है, यूनाइटेड स्टेट से लिया गया है, और वहीं कहीं ना कहीं ये इमर्ज हुआ था फर्स्ट टाइम। फिर आता है ALWD साइटेशन मैनुअल, और ये कहीं इसमें जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो सिमिलर टू ब्लू बुक है, ये एक जैसे होते हैं। APA स्टाइल आ जाता है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, APA। इसी तरीके से ये तीन है। इसके बाद एक आता है अपना MLA स्टाइल। MLA स्टाइल क्या होता है? मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, प्राइमरीली यूज्ड इन ह्यूमैनिटी डिसिप्लिनरी, यानी जो ह्यूमैनिटी प्राइमरली यूज्ड इन ह्यूमैनिटीज डिसिप्लिन्स, यानी ह्यूमैनिटीज डिसिप्लिन्स में यूज होता है। इसके अलावा फिर आता है नेक्स्ट जुरिस्डिक्शन स्पेसिफिक साइटेशन सिस्टम, ये भी कोई खास काम का नहीं है, ऑस्ट्रेलिया कनाडा जैसी जगह पे यूज़ होता है। ऑनलाइन लीगल साइटेशन टूल्स, यानी उससे एग्जांपल करके इसको देखा है, इसको एक बार देख लेना। ये एग्ज़ाम्स में बहुत कम चांस है, हाँ ये पॉइंट्स पूछा जा सकते हैं कि ये जो है इसमें भी ये ज़्यादा चांस है इसके आने के, ब्लू बुक के, ये कहाँ से है, USA का, इस तरीके का क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है, कोई खास नहीं। फिर आता है मोड्स ऑफ लीगल साइटेशन इन इंडिया, ये है इंपॉर्टेंट, अपन को समझने चाहिए क्या होता है। तो इसमें पहला होता है AIR। ये AIR मेरे को नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है कि हर एक व्यक्ति इसके बारे में जानता है। AIR क्या है? जब भी अपन कोई केस लॉ को साइट करते हैं, जैसे केशवानंद भारती का केस हो गया, ये कुछ उसमें लास्ट में लिखा होता है AIR 1973, यानी X वर्सेस Y, और लास्ट में लिखा होगा AIR 2024। तो इस तरीके से जो ये साइटेशन होती है लास्ट में, ये होती है AIR। ये इसके बीच में आपको बताया जाता है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का, अभी इसमें और डिटेलिंग में इसके बीच में क्या हो गया उसको समझने से पहले हम ये देखते हैं कि ये केस जो है ये सुप्रीम कोर्ट का है या हाई कोर्ट का है। अगर सुप्रीम कोर्ट का है तो यहाँ पे जुड़ जाएगा SC, यानी सुप्रीम कोर्ट लिखा होगा, और हाई कोर्ट का है तो HC लिखा होगा। यहाँ देखो AIR इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। पहली बात AIR दोनों के लिए है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि जो AIR रिपोर्टर होता है ये किस चीज़ के लिए, ये मतलब कौन से कोर्ट के स्पेसिफाई करता है, तो ये दोनों के करता है, हाई कोर्ट का भी करता है और सुप्रीम कोर्ट का भी करता है। और जो इसमें साइटेशन में होती है, अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होगा तो SC लिखा होगा, और हाई कोर्ट का जजमेंट होगा तो HC लिखा होगा, और इसके बाद ये ईयर और पेज नंबर को बताता है। किसी भी केस पे जैसे अगर मान लो यहाँ पे इसमें लिखा है
AIR SC 2024-119। तो इसका क्या अर्थ है कि 119 नंबर पेज पे 2024 का जो भी मैनुअल है, जो वॉल्यूम है, उसके पेज नंबर 119 पे इस केस के बारे में डिटेल डिस्कस किया गया है। AIR एक रिपोर्टर है। रिपोर्टर का क्या मतलब है कि ये जो भी केस लॉ होते हैं उनको रिपोर्ट करता है, उनको छापता है। आज जो भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है तो उसको छापने का काम करता है। अब आज की डेट में अगर वो छापा गया है तो इस तरीके से छापा जाएगा, AIR सुप्रीम कोर्ट 2024-119, यानी इसकी रिपोर्टिंग की जो बुक है, एक बुक टाइप का, मैनुअल टाइप का छापता है। उसमें 119 पेज नंबर पे एक्स वर्सेस वाई का केस आपको डिटेल में डिस्कस किया गया होगा। इसके बाद SCC, ये ओनली सुप्रीम कोर्ट केसेस से रिलेटेड रिपोर्टिंग करता है। इसमें भी एक सेम सिस्टम चलता है। ये SCC यानी सुप्रीम कोर्ट केसेस वॉल्यूम नंबर बताएगा, फिर ईयर बताएगा और उसका पेज नंबर बताएगा। ऐसे ये क्रिमिनल लॉ जर्नल है, इसमें भी स्पेशलाइजिंग इन क्रिमिनल लॉ केसेस इन इंडिया। द साइटेशन फॉर्मेट ऑफ CRLJ includes the volume number, the abbreviation CRLJ, the year of decision and the page number where the judgment। ये एक तरीके से इसका सीक्वेंस है, किस तरीके से होता है। सबसे पहले ये लिखा होगा, फिर वॉल्यूम होगा, किस वॉल्यूम में वो केस मिलेगा, उसका ईयर बताया गया होगा, इस ईयर का केस है और इस पेज नंबर पे मिलेगा। सिंपल। फिर आता है बजटिंग इन रिसर्च। बजट का कैसे निर्धारित किया जाता है रिसर्च का। बजटिंग इन रिसर्च इन्वॉल्व्स द एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू सपोर्ट द वेरियस एक्टिविटीज एंड एक्सपेंसेस एसोसिएटेड विद द रिसर्च प्रोजेक्ट। यानी जिस तरीके से आपने रिसर्च स्टार्ट किया है, जो भी आपका टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है, उसको एक फाइनेंशियल किस तरीके की बजट की आवश्यकता है, उसी को कहीं ना कहीं डिसाइड करना। एक सिंपल, ये जो वर्ड है ना, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, ये बजट ही अपने आप में इसको सफिशिएंटली डिस्क्राइब कर रहा है। सो ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक था और बहुत कोशिश करके मैंने कहीं ना कहीं धीरे धीरे हम आगे बढ़े हैं और इतना ज़्यादा हमने डिस्कस किया इन दोनों सब्जेक्ट के दोनों क्लासेस में कि हमने बहुत एक मेजर हिस्सा इसका कवर कर चुके हैं। 1 या 2 क्लासेस और बची हैं, उनमें हम जो रिमेनिंग पोर्शन है रिसर्च मेथोडोलॉजी का उसको डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।